भाग 5 में, यानी संघ में जितनी चीजें हैं, जैसे संघ की कार्यपालिका हुई, संघ में क्या है, संसद है, ठीक है, न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब इसमें है, सीएजी का है। तो संघ में भाग 5 में दिया गया संघ, और इसी का एकदम फोटोकॉपी है जो जो यहाँ पे है। देखो ये सारी चीजें सेंट्रल लेवल की हैं, इसमें जितनी भी हैं। भाग 6 जब पढ़ोगे ना तो उसमें सारी चीजें किस लेवल की आएंगी, राज्य की। जैसे भारत में केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल होता है ना। तो जो चीजें यहाँ पे पढ़ोगे इसी को कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना होता है, भाग 6 में। आर्टिकल बदल जाते हैं, अनुच्छेद बदल जाते हैं ना, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं उनके शक्तियों में। भाई तो केंद्र लेवल की बात है, वहां पे किस लेवल की बात होती है, राज्य लेवल की बात। तो एक बार इसको समझ लेंगे ना, इसका ढांचा, तो उसको समझने में आसानी होती है। समझ में आई बात? हाँ, तो भाग 5 में क्या है, संघ। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 52 से लेके कहां तक, 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, ये कह सकते हो पूरे 100 अनुच्छेद होंगे लगभग ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक होती है पकानी कोका दुयो दसम। क्या होती है, पकानी कोका दुयो दसम। फिर उसके बाद रिक्ति आता है। इस ट्रिक को याद रखना आप, जैसे लिख दें यहाँ पे, कैसे लिखें, चलो इस ट्रिक को लिख देते हैं। ये ट्रिक है किससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित। किससे संबंधित है ये, राष्ट्रपति। ई ना कि पूरा सोचा कि संघ है ट्रिक ये ना, ये राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करने में ये ट्रिक यूजफुल है। ये क्या है, पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। इसके बाद आता है रिक्ति, अनुच्छेद 62। ये अनुच्छेद 61 तक है। कहां तक है, अनुच्छेद 61 तक। देखो लिख ले बारी बारी, देखो प का नी को का, पकानी को का हो गया, फिर दू यो, फिर द, फिर स, फिर म, ठीक है। पकानी को का दुयो दसम। अब इसका मतलब समझ ले, देखो प से होता है पद के बारे में। ये सब, ये किसकी ट्रिक है, राष्ट्रपति की। किसकी ट्रिक है, जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, उनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो इस ट्रिक से याद होंगे। पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। तो प से क्या होगा, पद। किसका पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में बात हो रही है। ये आएगा किसमें, अनुच्छेद कहां शुरू होगा, 52 से। ये आएगा अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 लिखते हैं इसको। ये किसमें आएगा, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। 52-53 लिखेंगे। पद मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से भी। फिर कार्यपालिका का, राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया। कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति इनमें निहित होगी, औपचारिक मुखिया कुछ भी कह सकते हो। कार्यपालिका का लिख लो, कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया, यानी कार्यपालिका है। देखो कार्यपालिका की शक्ति की जो वास्तविक मुखिया है वो कौन है। अच्छा ये बताओ, भारत जो है उसमें, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, जनता को। तो जनता जिसको चुनेगी वही तो कार्यपालिका का मेन होगा। तो जनता चुनती है सांसद विधायक को। तो सांसदों को हम चुनते हैं, सांसद चुन चुन के कहा जाते हैं पार्लियामेंट में। अब वो सांसद सारे मिलके एक किसी सांसद को क्या बना देते हैं, अपना हेड बना देते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति साहब उसकी नियुक्ति कर देते हैं, प्रधानमंत्री का पद नियुक्त पद होता है। तो कार्यपालिका की सारी शक्ति उनके पास होती है, किसके पास, प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन औपचारिक का मतलब ये होता है फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे कोई स्कूल है मान लो, तो स्कूल का जो ओनर है, जो स्कूल का मालिक है मेन, तो वो स्कूल के सारे जो सिस्टम होंगे वो प्रिंसिपल मैनेजर ये लोग चलाएंगे ना। जो स्कूल का मालिक है उसके नाम से बिल कटेगा जो भी होगा। तो वैसे ही होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं ये कार्यपालिका के औपचारिक मुखिया होते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नाम मात्र खाली मुखिया होते हैं।
लेकिन ये कोई भी फैसला वगैरह, जैसे कोई भी काम होगा, जैसे कोई राजदूत आया, कोई गया, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है या देश में कोई काम करना है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। लेकिन उसके पीछे इनको सलाह देने के लिए मंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। ये वही करेंगे जो मंत्री और क्योंकि इनको उतना पावर नहीं है कि ये अपने मन से फैसला लें। ठीक है, आगे जो आर्टिकल में बताते हैं। तो कार्यपालिका के ये क्या होते हैं? औपचारिक मुखिया होते हैं। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 53 में। समझ में आया? का हो गया। नी से क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होगा ना। इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये सारी बातें कही गई है किसमें? अनुच्छेद 54 में। किसमें कही गई? अनुच्छेद 54। पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। को से होता है कोटा। कोटा कहो या रीति कहो, कोटा कहो या रीति कहो, यानी क्या रीति है, कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया है इनको इनके जैसे जो राष्ट्रपति जी हैं, इनकी जो वोटिंग होती है, जनता इनको वोट देती नहीं है ना, तो इनको वोट देते हैं कौन? एमएलए और सांसद, निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित सांसद। ठीक है, ये लोग वोट देते हैं। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होती है, ये वहां की जनसंख्या है, उसका फॉर्मूला होता है, उसको कभी अलग से देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे जो कोटा है, यानी उसका मतलब यही है कि रीति। ठीक है, कोटा का मतलब रीति या प्रक्रिया या कुछ भी, रीति समझो। ये किसमें है? अनुच्छेद 55 में। किसमें है? 55 में। कहानी को हो गया। का मतलब होता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति जी कार्यकाल कितने साल का होगा? तो ये किसमें दिया? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में। ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे है, अगला इलेक्शन होना है, तो वो व्यक्ति भी अगला राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हो, यानी री इलेक्शन में। अच्छा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, वो कितनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, जब तक जिंदा हुआ तब तक लड़ा। ठीक है, लेकिन कुछ योग्यताएं वो पार करनी पड़ेंगी। तो दोबारा निर्वाचन से संबंधित है ना, दोबारा निर्वाचन। ये किसमें है? 57 में। किसमें है? 57। यानी री इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक बार पद पे हो, दोबारा फिर भी। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये समझ आया। कहानी को का दू, योग का मतलब होता है योग्यता। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसको लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता तो यही होनी चाहिए कि उम्र 35 साल होनी चाहिए कम से कम। और सबसे पहली योग्यता, इसे छोड़ो, सबसे पहली योग्यता तो ये होगी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो योग्यता के बारे में किसमें है? अनुच्छेद 58 में। किसमें है? अनुच्छेद 58 में। समझ आई बात? कहानी को का दुयो। द से क्या होगा? दशा, कंडीशंस। दशा या कंडीशंस, शर्तें ना। यानी राष्ट्रपति के पद पे हो तो क्या क्या दशाएं हैं, क्या क्या शर्तें हैं आपकी ना। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति के पद पे हो, सबसे सुप्रीम पद पे हो, तो अपने मन से अपना वेतन वगैरह सब कुछ डिसाइड करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इस आर्टिकल को बारी-बारी से पढ़ेंगे तो एक चीज हम क्लियर करेंगे वहां पे। तो ये दे रखा है किसमें? अनुच्छेद 59 में। किसमें दे रखा है? 59 में। अच्छा, इसके बाद आता है स से क्या होता है? शपथ। क्या आता है? शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ है उसके बारे में किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 में। अब आप बोलोगे शपथ वगैरह तो हमके याद अनुसूची में भी रहला कहीं। कौन अनुसूची में रहला? अरे 2 में क्या था? 2 नंबर का पैसा, वेतन भत्ता। 3 अनुसूची नहीं पढ़ी शुरू में? गई। 3 में क्या था? शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वहां नहीं था। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहाँ है? यहाँ है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में मिलेगा। ठीक है, चलो। तो शपथ कहाँ है? 60 में। म से मछली, म से महाभियोग। म से क्या होगा? महाभियोग। ये जो आर्टिकल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 आर्टिकल बहुत पूछता है, 56 ये ना। तो महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना। महाभियोग कब लगता है? जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो ये किसमें? अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में।
ठीक है। अब उनका अगर मान लो पद रिक्त हो गया, यानी पद खाली हो गया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? उनके पद के खाली होने की जो वजह है, उस कंडीशन में क्या होगा वो दे रखा है किसमें? अनुच्छेद 62 में। किसमें दे रखा है? 62 में। तो आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेके हम लोग कहां तक? 62 तक, क्योंकि अनुच्छेद 63 से आ जाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति जी। कौन आ जाते हैं? उपराष्ट्रपति। आई बात समझ में? तो अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक समझ में आया? देखो इसको देख ले एक बार, फिर समझते हैं। देखो ट्रिक क्या है, देखो भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है? पकानी को का दुयो दशम पॉज से। देखो ये अनुच्छेद 56 में क्या है? पद के बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 57 में दे रखा है राष्ट्र कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया होगा। निर्वाचन को वो बारे में दे रखा है किसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कैसा होगा? 54 में। किसमें? 54 में। 55 में क्या दे रखा है? कोटा या रीति, ठीक है ना, या प्रक्रिया जो भी है। फिर कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन के लिए उठ सकते हैं 57 में। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? 58 में। क्या क्या दशाएं होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगे? 59 में। शपथ के बारे में कैसी शपथ लेंगे, क्या करेंगे? 60 में। उन पे महाभियोग लगा सकते हैं 61 में। पद रिक्त है तो उसके बाद चुनाव होगा, कितने दिन के अंदर होगा? ये सब किसमें है? मानो राष्ट्रपति जी किसी वजह से पद खाली हो गया, जैसे पद मृत्यु की वजह से खाली हो सकता है, या फिर उन्होंने खुद से त्याग पत्र दे दिया, या महाभियोग लग गया, तो ये सब कंडीशन में अगर पद खाली होगा तो अनुच्छेद 62 दे रखा है कि कौन उनकी जगह आएगा ना, ये सब दे रखा है। सुन पा रहे हो? चुनाव कितने दिन के अंदर होगा, तो ये याद हो जाएगा 52 से लेकर 62 तक। हाँ याद हो जाएगा? पकानी को का दुयो दशम, ऐसे करके याद करना इसको। अब एक एक आर्टिकल देख लें। देखो अनुच्छेद 52 वो एक जगह लिख लिया ना, उससे क्या होगा आपको देखने में आसानी होगी ना। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया किसमें? अनुच्छेद 52 में। इंक डालने हो, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 53 का एक कह सकते हो या एक कहो, कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा? कार्यपालिका की औपचार, ये राष्ट्रपति क्या होंगे? कार्यपालिका के, हाँ, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया होता है। कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। औपचारिक मतलब ये होता है कि जैसे जो मेन पावर है कार्यपालिका की वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज लागू करवानी है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कोई संशोधन हुआ तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, लेकिन तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक औपचारिकता कौन नहीं निभाएगा? राष्ट्रपति जी। बात समझ में आ रही है? मान लिया प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद ने बिल पास करवा दिया लोकसभा राज्यसभा से, राष्ट्रपति जी ने नहीं साइन किया तो वो कानून बनेगा? जैसे डाक संशोधन नहीं था, वो डाक बिल बताया था, ज्ञानी जैल सिंह ने जो रोका था। किसी की चिट्ठी देख सकती है खोल के सरकार, उसको अगर संदेह होता है तो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको वीटो कर दिया था। समझ में आई बात? तो उन्होंने अपनी इस पावर का यूज किया था। समझ में आई? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी औपचारिक वो क्या होता है? राष्ट्रपति। अच्छा, अनुच्छेद 53 का बी लिख लो। अनुच्छेद 53 का बी ये बोलता है कि रक्षा जो बल है, रक्षा बलों का प्रमुख, रक्षा बलों का प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। यानी आर्मी में भी, एयरफोर्स, इनके हेड कौन होंगे? ये किसके अंडर में आएंगी? हाँ, पैरामिलिट्री किसके अंडर में आती है? वो गृह मंत्रालय। इसी ये सब सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब ये जो अर्धसैनिक बल हैं, इनका ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
लेकिन जो इंडिया नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनके हेड कौन होंगे? राष्ट्रपति। 52-53 हो गया। देखो पद हो गया, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। 52 हो गया, ये कौन सा हो गया? 53 हो गया। हो गया ना? अब आएगा निर्वाचन। क्या आएगा? निर्वाचन। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन है। तो ये निर्वाचक मंडल के बारे में दे रखा है इसमें, यानी इनका जो निर्वाचक मंडल है, इनको वोट कौन कौन देगा? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। यानी इनको वोट कौन कौन देगा? तो इनको वोट देखो कौन कौन देगा। इनको वोट देगा संसद और विधानसभा, संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। आपको पता है सदस्य विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में ना दो टाइप के सदस्य होते हैं। कितने टाइप के सदस्य होते हैं? एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। याद है? देखो जैसे ये संसद हुई, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोग को मनोनीत करता था, एंग्लो इंडियंस को, ये तो खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 लोगों को। कितने लोगों को? सुन पा रहे हो? हाँ, तो ये जो मनोनीत लोग होते हैं ना, ये इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको याद रखना है संसद और विधानसभा के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? ये याद रखना, कौन से सदस्य भाग लेते हैं? हम आपसे पूछे विधायक वोटिंग करने जाते हैं? करने जाते हैं, क्योंकि विधायक किसके सदस्य हैं? विधानसभा के हैं ना। किसके सदस्य हैं? विधान, हर राज्य में विधानसभा होती है, हर राज्य में विधानसभा होती है। तो विधायक किसके सदस्य हैं? विधानसभा के। और सारे सांसद जाएंगे वोटिंग करने। कौन से सांसद? कौन से विधायक? निर्वाचित। आई बात समझ में? मनोनीत जाएंगे? मनोनीत मतलब जिनको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करते हैं, चुनते हैं अपने मन से। नहीं, वो जो वो लोग जाए, तो जो राष्ट्रपति है उनके चुन के रख ले हुआ। अगली बार राष्ट्रपति चुनाव में उठना तो 12 जाने के चुन ले हुआ। जेके मान ला वो 12 का निशान एक तरफा वोट दे दिया राष्ट्रपति के, तो यहाँ ये तक चुनना इनकी फिर कंप्लीट आई, अगली बार फिर हमको चुन देंगे। तो ये एक तरफा नहीं हो जाएगा, इसीलिए मनोनीत वालों को बाहर किया था। निर्वाचित लोग जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं। आ रही है बात समझ में? देखो इतना। अच्छा, भारत में राज्य कितने हैं? 28। तो विधानसभा कितनी होंगी? अरे हर राज्य में एक विधानसभा होगी, तो 28 राज्य है तो 28 से विधानसभा होगी ना। लेकिन कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे विधानसभा है। तो बताओ आप कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे विधानसभा है? बताओ वो, हम बताएं? हमके पता। देखो, अरे जैसे यूपी है, यूपी में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद भी है। ठीक है, तो आप फिलहाल आप ये बता दो कि कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। तो लिख लो दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। सही है। पुदुचेरी, हाँ, पांडुचेरी या पुदुचेरी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? विधानसभा। जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे क्या है? विधानसभा है। बात समझ में आई आपको? हाँ, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज होता है, राष्ट्रपति को जो वोट देने जाते हैं वो कौन कौन लोग जाते हैं? पूरी संसद के सदस्य निर्वाचित और पूरी विधान, जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं वो सारे कहां जाएंगे? राष्ट्रपति की वोटिंग में पार्टिसिपेट होंगे। जनता जाएगी, जनता ने जिसको चुन के भेजा वो लोग करेंगे वहां पे जाकर। वहां जनता वोटिंग करवा लगे, बड़ा खर्चा हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा हो? तो इंपॉर्टेंट देखो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल समझ में आया क्या होता है? अरे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल समझ में आया क्या होता है? हाँ, राष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन भाग लेता है? एमपी भाग लेते हैं,
अरे लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य निर्वाचित वो भाग लेते हैं, सारे एमएलए भाग लेते हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, पांडिचेरी में है ना, दिल्ली में है ना, J&K में है ना विधानसभा। समझ में आई बात। तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सवाल आता है कि बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है या कौन भाग लेता है। 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा। तो आप समझ पा रहे हो ना चीज को, घुमा कैसे भी लिखे वो। निर्वाचित सदस्य वोटिंग में जाते हैं या मनोनीत या दोनों? निर्वाचित। कौन जाते हैं? निर्वाचित। समझ में आई बात। अरे मनोनीत जो है तो खुद सुन ले, अगली बार नहीं जिताते हैं, कहेंगे वहां तक 12 वोट तो फिक्स तो समझा साहब, अपने में से 12 वोट तो हो रहा है। तो ये इतना हो गया 54 प का नी। अब क्या आ गया? कोटा। क्या आ गया? अनुच्छेद 55। क्या आ गया? अनुच्छेद 55। इसमें क्या है? चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव की रीति। देखो इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहो या रीति कहो। रीति भी बड़ी रहेगा, छोटी रहेगा यार, ठीक है। इसी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया रीति कैसी होती है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या होगी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक, हाँ एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली कर लेना। अनुपातिक प्रणाली इसमें वही बताया था ना, प्रेफरेंस वाला। मान लो 3 लोग उठे चुनाव में ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई एमएलए गया या कोई एमपी गया वोट करने, तो बोलेगा पहले हम इसको जिताना चाहते हैं, दूसरे पे इनको, तीसरे पे इनको ना। फिर कोई और गया वो बोलेगा पहले पे इनको जिताना चाहते हैं, दूसरे पे इनको, तीसरे पे इनको। सब ऐसे वोटिंग करते हैं इसमें। तो इस प्रणाली को बोला गया एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली या एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अप्रत्यक्ष जोड़ लेना इसमें, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना ये, ठीक है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली। अच्छा ये प्रणाली ली कहां से गई है? कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये जो रीति है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, अरे और कोई इलेक्शन होता है डायरेक्ट जाके जनता वोट करते, जो जिसको जिताना है वोट दबाया उसके सामने का बटन, चाहे बैलेट पेपर से होता था उसके वाले पे ठप्पा लगाया, चल दिए, ऐसे होता था ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? प्रेफरेंस करना पड़ता है। तो इस वाली प्रणाली को कहां से लिया गया? किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया गया? लिख लेना, आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया इसको? आयरलैंड के संविधान से। ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है या रीति है ना, इस प्रणाली को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं भविष्य में? मान लो भविष्य में ऐसा लगा कि ना यार ये बड़ा पका हुआ है, ये सही नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे तरह से चाहते हैं राष्ट्रपति चुनाव, तो संशोधन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में वो तीसरा वाला नहीं था जिसमें विशेष बहुमत 2/3 से पास कराओ और राज्यों में से पास कराओ, वहां की विधानसभा से बदलाव कर देंगे इसमें। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आई बात समझ में? तो अब देखो ये कोटा है ना, कोटा का मतलब ये है किसी एमएलए का वोट कितने, जैसे किसी एमएलए का वोट कितना वैल्यूएबल है, किसी एमपी का वोट कितना वैल्यूएबल है, ये डिपेंड करता है वहां की जनता के ऊपर कि वो एमएलए कितने लोगों के बीच में चुन के आया है। जैसे भारत में यूपी में यूपी मान लो कितनी है लोकसभा सीट? 80। सबसे ज्यादा यूपी की है ना। सिक्किम में कितनी है? मुझे लगता है 1 या 2 है, ठीक है। तो जो यहाँ के एमपी का पावर होगा वो वहां के एमपी का पावर नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो उस चीज को हम करीब फिर देख लेंगे। आज के लिए अब देखेंगे, ये में घबरा रहा लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 में समझ में आया राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या है प्रक्रिया या रीति। कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कौन से चुनाव प्रणाली से होगा? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली, ठीक है।
ये प्रणाली कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। होगा इतना? अब देखो अनुच्छेद कौन? 56। अनुच्छेद 56। इतनी बात समझ में आई? देखो 52 में क्या था? राष्ट्रपति भारत का एक, 52 में क्या था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 में क्या कहा गया था? कार्यपालिका का औपचारिक मुखिया होगा, यानी कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कोई भी पेपर वर्क, कोई भी चीज होगी, कोई भी कानून नियम बनेगा, वो किसके नाम से बनेगा? राष्ट्रपति। लास्ट में राष्ट्रपति साइन करेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, भले प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कुछ भी पास करके भेजें संसद से, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर कुछ होगा? तो कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। 53 का ए, 53 का भी ये कहता है कि रक्षा बलों का क्या होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। 54 में क्या था? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अरे यही था ना, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 54 हो गया। 55 में क्या था? निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन की पद्धति कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है, और जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी है, इसी को कोटा बोलते हैं ना। समझ आई बात? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इतनी बातें क्लियर हुई? हुई? आगे बढ़े थोड़ा सा। 55 के बाद आ जाओ क्या? 56। अब क्या आएगा? अनुच्छेद 56। इसमें क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। कितने साल का होता है? कोई भी राष्ट्रपति चुन के आएगा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का है, उसका मन नहीं लगा, ना कर, बहुत बच्ची है मान लो, हमें छोड़ना है, क्या करना है? अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है, अपना त्याग पत्र देना चाहता है, क्या करना चाहता है राष्ट्रपति? अपने पद से कोई राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र देना चाहता है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? ओके, लाइन पकड़ा, हम ना से राष्ट्रपति रहा, ठीक है। वो अपना त्याग पत्र अपने नीचे वाले को देगा। अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उप राष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो ये बताओ, इतना बड़ा काम हो रहा है और जनता ने जिन लोगों को चुन के भेजा है उन लोगों को पता ना चले तो कैसा लगेगा उनको? तो जनता ने चुन के भेजा है किसको? जो लोकसभा में बैठे हैं लोग। तो जैसे ही इतना बड़ा पद खाली होगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पहला काम, उपराष्ट्रपति तुरंत सूचित करेगा किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। अरे सारे हम जो जनता ने जिनको चुन के बैठा वो सब कहाँ बैठे हैं? खैनी बना रहे सब कहाँ? लोकसभा में। तुरंत ये मैसेज उपराष्ट्रपति देगा कि अरे लोकसभा के अध्यक्ष को। अरे लोकसभा में बैठे हुए सभी लोग ना, वहां पे एक एमपी को उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है जो ऊपर बैठे रहते हैं, इसको सलाह ना करो, सब नियम कानून से होता है। तो वो तुरंत उपराष्ट्रपति मैसेज करेंगे, अरे भाई राष्ट्रपति साहब अपना पद छोड़ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये अध्यक्ष के पास तुरंत जाएगी, वहां पे सारे जनता के चुने हुए जितने बब्बर शेर हैं सब वहीं बैठे हुए हैं, तो उनको अध्यक्ष बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय ने अपना इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति महोदय को आप सभी लोगों को ऐसा सूचित किया जाता है। बात समझ में आई? तो उन लोगों को बात मिल गई, खबर, तो मतलब जनता को खबर मिल गई, भाई जनता ने उन लोगों को भेजा ना विश्वास करके। आ रही है बात समझ में? तो राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति तुरंत सूचित करेगा किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। आई बात समझ में? राष्ट्रपति का वैसे कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। अगले उसके बाद अगला राष्ट्रपति आएगा चुनाव पे, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां तक हुआ? पकानी को का हो गया ना, पकानी को का तो हो गया ना, देखो को का मेरा पा रहे हो ना, देखो 52, 53, 54, 55 और ये 56। अब क्या आएगा? दोबारा री-इलेक्शन ना, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए पुनः निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। पुनः निर्वाचन प्रक्रिया में क्या कर सकता है? पुनः निर्वाचन में भाग
ले सकता है। कौन? जो राष्ट्रपति के पद पे है। तो पुनर्निर्वाचन के बारे में दे रखा है, बात समझ पा रहे हो? ये किसमें है? अनुच्छेद 57 में। किसमें है? अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे है तो वो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो भारत में ये बताओ, भारत में किसी व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बना सकते हो आप? कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी बनाओ। लेकिन यूएसए में, अमेरिका में 2 बार बनेगा। अच्छा, भारत में अब तक 2 बार राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति बने हैं। 2 बार राष्ट्रपति सिर्फ एक व्यक्ति बन पाए हैं। उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सही है? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं आज तक। बाकी सब लोग एक बार ही राष्ट्रपति बन के अगली बार कोई दूसरा आ गया। तो दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। उसी राष्ट्रपति को चुनाव में मतलब पार्टिसिपेट वो कर सकता है। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 57 में। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 57 में। अब आता है अनुच्छेद 58। क्या आता है? अनुच्छेद 58। देखो, पकानिकों का दुयो हो गया। अब आ गया योग्यता। क्या आ गया? योग्यता। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता तो भारत का नागरिक लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख दो ये कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अब लोकसभा के सदस्य में सारी कंडीशंस आ जाएंगी कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ना? समझ पा रहे हो? तो योग्यता में लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता उसकी है। इसमें 25 साल उम्र होगी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब भारत का नागरिक होगा, सब इसी में आ जाएगा। सही है? 35 वर्ष। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तू कबाब जैसे माना तोरे गांव में क्यों हो तैयारी करता नौकरी का, मान ला भाई तैयारी करते ना भैल कहीं 35 साल को हो गई, मान ला 35 साल पार हो गई। अब भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड निकले हुआ ना, हम भारत के नागरिक हैं, 35 साल हमारी उम्र हो गई। तो अब हम सोचो कि सरकारी नौकरी का काम मिले, एक काम करते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनाव लड़ जाते हैं। 35 साल उम्र मांगले है, हो ही गई लिया। अब इधर से तो पार हो गया, कहाँ से सरकारी नौकरी से खत्म हो गई, से उम्र कमाल के बाद झड़ गए, दाढ़ी पाक गई। सोचो कि एक काम करते 35 साल हो ही गया, भारत का सदस्य आई है, पागल दिवाली आई है, नहीं दिमाग सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अनुच्छेद 58 हमने पढ़ा, हम कहते हैं कि एक काम करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं। तो ऐसा होगा? ऐसा होगा ना। ऐसे पता कब हुई? जब तू 50 थे सांसद लिए बा प्रस्तावक के रूप में, यानी 50 को सांसद प्रस्ताव दिए अपनी तरफ से कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है, और 50 ही सांसद अनुमोदक होंगे। क्या होंगे? अनुमोदक होंगे। ठीक है, तो 50-50-100 सांसद तुम्हारी तरफ से नहीं है, तब जाके तो तू राष्ट्रपति का फार्म भर। यहाँ ये वो सांसद का सुना था अपन, समझ पा रहे हो? तब तू जो हाई वाली कंडीशन मांगी ना, वहां से तू पीछे हट दी। भाई का बात चला सही है, गाँव में ठीक है। आई बात समझ में? उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये जो है इससे ये सिद्ध हो गया कि भारत का नागरिक होगा ना, पागल वागल नहीं होगा। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। और एक चीज और, आपकी एक कंडीशन और है, सुनो, जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं ना, उनको 15,000 रुपए राशि, जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितनी राशि? 15,000 रुपए। ठीक है, 1/6 से कम अगर वोट पहला तो वो 15,000 जमा हो जाएगी। समझ आई बात? 16% वोट अगर नहीं मिलता है आपको कुल वोटों का, तो ये 15,000 रुपए आपके सील जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा चल रही ना, समझ आई बात? तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये सांसद होंगे। कौन होंगे ये? सांसद। ये कौन है? ये सांसद है। 50 सांसद प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 साल। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। 15,000 रुपए उसकी क्या होगी? जमानत राशि जमा होगी। तो ये तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, 1957 से पहले ये संख्या 10-10 थी।
1997 सॉरी 1997 से पहले ये संख्या कितनी थी? 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक थे। ठीक है, और एक चीज और है, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। किस पे नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर न हो। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उठेंगे वो लाभ के पद पर न हो। ये वाला धोखा होगा वीवी गिरी के संगे। ठीक है, हुआ क्या पता है? जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तो उनकी हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, अब इनकी हो गई मृत्यु, हो गई, पद क्या हो गया? खाली। कौन आएगा? ये पढ़ेंगे आगे आर्टिकल में भी। ठीक है, कौन आएगा खाली होने पे? उपराष्ट्रपति। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आ गए। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। अब भाई ये मृत्यु हो गई इनकी, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कह दिन रही है, बहुत करीब 6 महीना रही है, 6 महीना की डेट है। तो ये हुआ था कि चुनाव होना था, तो वीवी गिरी ने सोचा कहा है ना हमारी उठ जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। तो इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में उठने का मन बना लिया कि हम राष्ट्रपति के चुनाव उठाओ, हमके जीतेगा लोग ना हो। तो कहना कि हाँ 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक वगैरह मिल गए लोग उनके। ठीक है, अच्छा सारी कंडीशन देख ली, बात फंस गई कहाँ? लाभ के पद पे ना रहा। अब वीवी गिरी उतना ध्यान ना देना बेचारे, ई कहना रे यार लाभ के पद पर ना रहो रे यार, हम उपराष्ट्रपति भी यही ई का कहना तुरंत रिजाइन दे देना। कहाँ से? उपराष्ट्रपति के पद से, कि हाँ हम उपराष्ट्रपति ना रहो, हम लाभ के पद पर ना रहो, हम लड़ब चुनाव जाकर। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद से चुनाव रिजाइन देना, तो सोचा ई उपराष्ट्रपति के पद से चुनाव देना, लेकिन ये रहने का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ना। और कार्यवाहक राष्ट्रपति इनके काहे बनावल गल? औरत भी ना रहना, इनके ऐसे बनावल गल काहे से कि कौन पद पर रहना? उपराष्ट्रपति के पद पर। और जब तू उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन दे दला, तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा, तो यहाँ से गई ना, यहाँ से गई ना कि ना। अब इनके समझावल गल कि उपराष्ट्रपति के पद वाला लाभ के पद में ना आवेला, सरकारी नौकरी को लाभ के पद में आवेला। कौन हमारे तोरी के जय हो, इकर मतलब हरो से गई नहीं। अब तो उठत मारा उठी जाई, अगर ना जितनी तो जैसे तैसे इनकी जितावल गल। अब सोचा, अब एक कंडीशन और, यहां से इस्तीफा दे दिया, ये है ही नहीं, चुनाव शुरू हो रहा है। भारत का जो उठे बढ़िया पद है दोनों खाली, क्यों ना आया? शून्य सपाटा, सुनसान जंगल रेगिस्तान, ये वाला पद खाली था। इहो छटक के तरह हाँ चुनाव उठा वाला, इहो खाली दोनों पद खाली। अब क्या हुई? तब धांसू एंट्री हो रहा था केकर? तीसरा नंबर पे दिया वाला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, यानी भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आते हैं ऐसी कंडीशन में। तो उस समय थे हिदायतुल्लाह नाम है इनका। ठीक है ना, हिदायतुल्लाह। तो एकमात्र सीजेआई जो एक टाइम पे तीनों पद पे थे। ठीक है ना, ये तुरंत कहा गई ना, खटाक से राष्ट्रपति के पद पे बैठ गए जाके। तो एकमात्र ऐसे सीजेआई जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। किसकी चालाकी से? वीवी गिरी की समझदारी से। समझ गई? इनकर लगे। और सोचा जब ये गए हुई है ना एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, तो पूरा राष्ट्रपति भवन पूरा शान शौकत मजा ले लो ये ना। हालांकि प्रेशर तो होता है काम का, लेकिन सुविधाएं भी तो उस हिसाब से होती है। भाई भारत का एकदम पहला नंबर का आदमी का सुविधा हुई ना, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? यहाँ घर में फॉल सीलिंग करा रहा था, खुश रहा वहाँ एक नंबर का एकदम सुविधा, सारी व्यवस्था। तो समझ में आई कहानी वाली? हाँ, तो लाभ के पद में सरकारी नौकरी वगैरह ये सब आता है। ठीक है, 1964 में ना, 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 विषयों को ऐसे माना था कि ये लाभ के पद हैं। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, कोई मंत्री, ये सब लाभ के पद में नहीं होते। लेकिन ग्रुप डी में नौकरी करा था लाभ के पद पर रहा। अगर तू ग्रुप डी में हुआ और सोचत हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो ग्रुप डी की नौकरी से रिजाइन करे कोई, तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा। समझ आई बात? तब ग्रुप डी की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, लाइन पर हवा, थोड़ा जमा करवा, तब जीवा। ओकरे बाद क्योंकि अब लाभ के पद पे हो, किसके पद पे हो? लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री लाभ के पद पे। समझ आई बात? इतनी बात समझ आई? तो ये 68 58 समझ आया?
हाँ, अब लिखे अनुच्छेद 59। दुयो, अब द से आएगा अनुच्छेद 59। द से क्या आएगा? दशाएं। क्या आएगा? दशाएं या शर्तें। तो अनुच्छेद 59 लिखा नहीं तो बयान हो जाएगा बस यार। ठीक है, अब है अनुच्छेद 59। क्या है बाबू? देखो जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की दशाएं ना, दशाएं या शर्तें, या शर्तें कह सकते हो। यानी राष्ट्रपति के पद पे हो तो ये ना कि राष्ट्रपति के पद पर ही कौन और काम कर लेगा खलिए ताई, ऐसा नहीं है। कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते, कोई और लाभ का पद क्या करोगे? नहीं ले सकते हो। कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते। आपकी जो तनख्वाह, अच्छा राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख है ना इस समय। आपकी कोई तनख्वाह, आपकी जो पेंशन तनख्वाह है, जो भी है पेंशन, पेंशन कहाँ से कर रही है? आपकी जो क्या बोलोगे तनख्वाह है ना, चलो आपकी जो सैलरी है वो कौन तय करेगी? संसद। कौन तय करेगी? संसद। ये सब कंडीशन है, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 59 में। ठीक है, आपकी सैलरी हुई और सुविधाएं हुई, जो जो सुविधाएं हैं, ये ना कि अपने मन में क्या बात कि हम राष्ट्रपति हैं, हमके एक काम करा, आपके जहाज मिले घूमल करा लो खाली दिन भर, ऐसा नहीं हो। पार्लियामेंट तय करेगी, संसद तय करेगी। ठीक है, वही आपको जो दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर की व्यवस्था होती है ही ना। ठीक है, तो सैलरी सुविधाएं सब पार्लियामेंट तय करेगी, कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते हो। अनुच्छेद 59 में कहा गया, ये बहुत खराब चलता। देखो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? अपना भाई तबाही। कौन? CJI, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही है। अच्छा, अब बोलोगे शपथ के बारे में अनुसूची में दे रहे होगा के में 3 में ना दे रहे होगा, इनके बारे में नहीं है ना। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद क्या है? 61। राष्ट्रपति पे क्या लगा सकते हो? महाभियोग। कब लगाई आपने मन में? ना, जब वो संविधान क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। तो महाभियोग के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखो महाभियोग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि महाभियोग में होता क्या है। जब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो देखो राष्ट्रपति मान लो कहीं गए विदेश दौरे पे, चाहे कहीं गए, उनका डेट फिक्स था कि इतनी तारीख गए, इतनी तारीख को आएंगे, लेकिन इनके मजा वाला हो रहा है, मौज लेते मतलब कहां नहीं बतूती रहूं, मतलब संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इन पर महाभियोग लगाने के लिए प्रस्ताव कहां जाएगा? संसद में। कहां जाएगा? संसद में। तो संसद में जब प्रस्ताव जाएगा, संसद में जब प्रस्ताव जाएगा तो ये ना कि उनके बिना बतौले प्रस्ताव ले घुस जाएगा ना। संसद में प्रस्ताव जाने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा, उनको नोटिस दी जाएगी। क्या दी जाएगी? नोटिस की तो बिल बाकी है। हाँ? उनकी नोटिस जाएगी, आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, आपके पद के खिलाफ क्या लाया जा रहा है? महाभियोग लाया जाएगा। 14 दिन पहले नोटिस देगा। अब वो सबूत इकट्ठा करिए। अरे यार ऐसे कैसे? हम गलत काम रहे हमारा। हाँ, वो देखनी से वो बढ़िया फल रुक गई नहीं हम तो मैं बात कौन करती है। तो समझ रहे बात का? ऐसे समझावा तो के 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाएगा। अब 14 दिन पहले सूचित किया गया तो अब एक चीज और, ये किसी भी सदन में, किसी भी संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में ये किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है। संसद की जरूरी ना कि लोकसभा शुरू हुई, दूसरे सदन हो रहा ना लोकसभा, और तो जरूरी नहीं है कि एक के कौन फिक्स थोड़ी ना, कौन कोई भी सदन इनके खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने पे प्रस्ताव पेश कर सकता है, प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी सदन, आपसे पूछे कौन सदन लेके आता था? कोई भी सदन लेके आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव लाने से कितने दिन पहले सूचित करोगे इनको? अब हम वकील प्रूफ को जमा करिए, आते हैं धरे बैठेंगे, फिर पोस्ट बचानी है। तो मान लो तो जैसे 14 दिन पहले सूचित कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा?
14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा कब? जिस सदन से, मान लो लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, किसको ले लें? चलो राज्यसभा से ले लेते हैं। राज्यसभा से मान लो इनको, राज्यसभा से शुरुआत करते हैं प्रस्ताव की। राज्यसभा इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? 14 दिन पहले इनको सूचित करेगी कब? जब इस राज्यसभा के 1/4 सदस्य, कितने चौथाई सदस्य? 1/4 सदस्य पहले ये राज्यसभा में जाएगा, 1/4 सदस्य कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर दा। तो 1/4 सदस्य अगर बोलेंगे कि हाँ महाभियोग लेके आया जाएगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पहले क्या किया जाएगा? इनको सूचित किया जाएगा। सूचित कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? अब वो जिस सदन से शुरू हुआ था उस सदन में वो जाएगा प्रस्ताव। उस सदन में कितने सदस्यों को पास करना होगा? विशेष बहुमत से 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया। अब वो कहां जाएगा? अगले सदन में। कहां जाएगा? अगले सदन में। अब इस वाले सदन में क्या होगी? बहस। क्या होगी? बहस। अब जब ये बहस होती है, यही टाइम राष्ट्रपति चाहिए था एंट्री मार सकते वहां पर सबूत वगैरह लेके। यहां एंट्री ना बनी है। कहां एंट्री बनी है? दूसरे का सदन में। दूसरे वाले सदन में राष्ट्रपति जब बहस हो रही होगी, पहले वाले तो पास हो गया, जो भी सदन था पहला वाला उससे पास हो गया। अब दूसरे वाले सदन में जब बहस हो रही है उस प्रस्ताव पे कि हाँ ये बात सही है गलत है, उसी टाइम चाहे तो राष्ट्रपति अपने बचाव के जो प्रूफ वगैरह है वो लाके रख सकते हैं ना। तो अगर दूसरे सदन से भी वो 2/3 से पास हो गया, तो राष्ट्रपति जिस दिन पास होगा उसी दिन राष्ट्रपति का पद खाली, और कौन आ जाएंगे? समझ में आई बात? महाभियोग कैसे लगता है? अच्छा, महाभियोग लगने की प्रक्रिया समझ में आई। जिस सदन से पास करना, वहां के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? उसको प्रस्ताव पे मंजूरी देंगे। 1/4 सदस्य क्या करेंगे? प्रस्ताव पे मंजूरी देंगे। मंजूरी देने के तुरंत बाद 14 दिन मंजूरी दे दी उन्होंने। अब ये प्रस्ताव को पेश करने किया जाएगा ना। मंजूरी तो मिल गई, अब प्रस्ताव को पेश करना है, लेकिन पेश करना है किस तारीख को? उसे 14 दिन पहले में राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा? सूचित। अब जैसे राष्ट्रपति को सूचित किया, 14 दिन बीते, 13 के बाद 14वें दिन तुरंत प्रस्ताव कहां जाई? सदन में जाई। वहां से मंजूरी मिले लिया। अब 2/3 से अगर वहां से पास होगा, तुरंत अगला सदन में जाई ना। उसके बाद कहां जाएगा वो? अगला सदन में। अगले सदन में ही ना कि लगे पूरी वोटिंग करे ना, पहले बहस होगी उस चीज पे कि ये बात सही है कि गलत है ना, ऐसा सच में है कि नहीं है, पूरा बहस होगी। ठीक है, तो बहस होगी। उसी समय राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया गया था। यहाँ पे भी कुछ टाइम लगा होगा, तब तक राष्ट्रपति अपना जो प्रूफ है सब लेके आएंगे। अगर वो बात वहां पे उनकी जायज होती है और यहाँ से पास नहीं होता है तो रुक जाएगा। अगर मान लो यहाँ से भी 2/3 से पास हो गया तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली। आई बात समझ में? अच्छा, अब बात ये फंसती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा, राष्ट्रपति के चुनाव में आपने, चुनाव में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था वहां पे आपने क्या देखा? वहां पे आपने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इस सारे निर्वाचित सदस्य गए थे ना वोटिंग करने। कहां पे? राष्ट्रपति के चुनाव में। अरे राष्ट्रपति को चुनना था तो सब गए थे ना गाजा बाजा लेके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आई तो विधानसभा को बुलाया ही नहीं। ये दोनों लोग फरियाद में मनोरती हो रही है ये क्या बात हुई यार? समझ पा रहे हो? है ना कल यहाँ पे एक तरफा नहीं हो गया। विधायक कहीं सुनने के रात हमने बोला हटावे के बदना पूछला ना। समझ आई बात? तो लेकिन आज तक कितने राष्ट्रपति को महाभियोग लगा है? एक को पहना। ठीक है, किसी को महाभियोग नहीं लगा। ये महाभियोग समझ में आया? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो खाली अनुच्छेद वो याद रहेगी बहुत है। आइए ज्यादा डीप में जात पालो, औकात से ज्यादा लेकिन दोनों के पेपर में खाली अनुच्छेद पूछ देंगे। बताओ महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में। ठीक है, अब लिखो अनुच्छेद 62। क्या लिखो? अनुच्छेद 62। इधर लिखो अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद क्या है? रिक्त हो गया, तो उस समय जो चुनाव होगा वो कितने महीने के अंदर हो जाएगा? 6 माह। 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव करा के एक नया राष्ट्रपति चुन लेना है। ठीक है, अनुच्छेद 62 में समझ में आई बात? अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है, तो बताया था ना वो वाली कहानी, राष्ट्रपति का पद खाली है। ठीक है, तो इनकी जगह कौन मिलेगा? उप राष्ट्रपति। कौन मिलेगा? उप राष्ट्रपति। ठीक है,
राष्ट्रपति का पद खाली तो कौन ले लेगा? उपराष्ट्रपति। मान लो ये भी पद खाली हो गया तो कौन आ जाएगा? दोनों लोग इनकी जगह कौन ले लेगा? सीजे आई। तू का पद हाई वाला पद हुआ। ये पद होता है इंपॉर्टेंट ना। उपराष्ट्रपति किसका पदेर अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। जैसे ही उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति का पद लेते हैं, इनकी जगह कौन ले लेता है? राज्यसभा में से जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा वो इनकी जगह ले लेगा, राज्यसभा को वो लीड करेगा। तो राष्ट्रपति का पद बनाया ही गया है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी वाले पद को संभालने के लिए, लेकिन खाली हुआ तब तक कहाँ का अध्यक्ष बना दे जाला इनके? राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति में। तो बात समझ में आई? अनुच्छेद 62 में क्या है? पद के रिक्त होने पर चुनाव कितने महीने के अंदर होगा? 6 माह के अंदर। पद रिक्त है उस समय राष्ट्रपति की जगह कौन ले लेगा? उपराष्ट्रपति आगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएंगे। वीवी गिरी की तरफ रिजाइन दे दिए तो क्या है? सीजे आई बात समझ में? राष्ट्रपति के पद खाली हो सकते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली होने के कारण कितने हो सकते हैं? 5। कितने हो सकते हैं? 5। पहला क्या हो सकता है? मान लो खुद से उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया इच्छा से। ठीक है। दूसरा मान लो क्या हो गया? मृत्यु हो गई। क्या हो गया? मृत्यु। तीसरा मान लो क्या लगा दिया? महाभियोग लगा दिया। चौथा क्या हो सकता है? कार्यकाल समाप्त। कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त। 5वां हो सकता है चुनाव जो हुआ वो चुनाव ही गलत घोषित हो गया ना। मान लो जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? 52, 53, 54। देखो निर्वाचन यही है ना 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित, मनोनीत नहीं। कैसे? निर्वाचित में तो चुन जो जीत के आए वहां साड़ी लुका बांट के। ठीक, तो ये 5 कारण हो गए ना। अगर मान लो चुनाव ही इलीगल घोषित हो जाए तब ये 5 वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। 6ठी वजह से खाली होता है तो उसी कंडीशन आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतनी बातें समझ नहीं आज के लिए? कोई दिक्कत?